राजधानी, भाषा लिपि, प्रशासनिक कार्य। राजधानी, भाषा लिपि, प्रशासनिक कार्य। हेलो, चलो स्टार्ट करें। चलो इधर ध्यान दो। हम लोग पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में हमारा देखा था, तो छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास 5 से 6 चरणों में कंप्लीट होगा। ठीक है, जिसमें पहला हमारा अप्रत्यक्ष मराठा शासन, दूसरा प्रत्यक्ष मराठा शासन, तीसरा सूबा शासन, चौथा पुनः नहीं ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन, फिर आप लोग का पुनः मराठा शासन, फिर लास्ट में ब्रिटिश शासन। ठीक है, ये 5 से 6 चरणों में हमारा छत्तीसगढ़ का जो आधुनिक इतिहास है पूर्ण होगा। ठीक है, पूर्ण होगा, जिसमें से हम लोग अप्रत्यक्ष देख चुके हैं। प्रत्यक्ष के बारे में हमें डिटेल समझना है। क्लियर है? आज खत्म करना है पूरा। देखो, पूरा खत्म नहीं होगा। क्या हो गया? हा? मैं समझ रहा हूं तुम लोग के भाषा को, पता है। चलो देखो, हम लोग बात करने जा रहे हैं आप लोग का प्रत्यक्ष मराठा शासन। इससे पहले हमारा वो पता है आप लोग को सबको, अप्रत्यक्ष मराठा शासन, ये क्लियर हो गया। ठीक, दूसरा हमारा प्रत्यक्ष मराठा शासन। ठीक है, प्रत्यक्ष मराठा शासन। तो प्रत्यक्ष मराठा शासन के लिए हम लोग कल पिछले क्लास में देखे थे, हमारे रघुजी प्रथम कहां से शासन कर रहे हैं? नागपुर से। ठीक है, रघुजी प्रथम नागपुर से क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं। 14 फरवरी 1955। ठीक है, सॉरी, मैं तो 1956 में इधर आ गया हूं। ठीक है, छोड़ो उसको। 14 फरवरी डेट याद है सबको? ठीक है, एक डेट है, मेरे को याद नहीं आ रहा, डेट का नाम बता रहा हूँ, रुको आप लोग को। एक डेट है जी, और डेट कुछ 1755। ठीक, 14 फरवरी 1755, ये बोलना चाह रहा था मैं। 14 फरवरी 1755 लिखा नहीं है, बस घटना है एक ये 14 फरवरी 1755। तो 14 फरवरी 1755 में रघुजी प्रथम का देहांत। ठीक है, रघुजी प्रथम की मृत्यु हो जाती है। अब रघुजी प्रथम की मृत्यु हो जाएगी तो उससे कितने बेटे? 4 बेटे। ठीक है, 4 बेटे, चारों के चारों संघर्ष होंगे किसके लिए? उत्तराधिकारी के लिए। ठीक है, मोला इहला दे दे दादा, मोला इहला दे दे पापा, मोला इहला दे दे करके, समझ रहे हो? तो हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है, नागपुर के तरफ। याद रखना, ये है आप लोग का नागपुर क्षेत्र, महाराष्ट्र। और ठीक है, और ये है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में रतनपुर और नीचे रायपुर। ठीक है ना? तो जिसमें हम लोग बात करेंगे नागपुर के रघुजी प्रथम। रघुजी प्रथम, याद रखना, रघुजी प्रथम। ठीक है, रघुजी प्रथम की मृत्यु 14 फरवरी 1755 में हो जाती है। 14 फरवरी 1755 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये पहला, ये हमारे भारत के इतिहास में पढ़ोगे तो रघुजी प्रथम में कितने बेटे? 4। रघुजी प्रथम में कितने बेटे? 4। ठीक है, तो रघुजी प्रथम के 4 बेटे कौन कौन? हाँ, रघुजी प्रथम के 4 बेटे, चारों बेटे का नाम याद रखना। ठीक है, पहला हो जाएगा
जान जानो जी लिखो या जानू जी लिखो, जानू जी भोसले लिख सकते हो। उसके बाद साबो जी, ठीक है, भोसले। तीसरा लिख सकते हैं मुधो जी या मधु जी, और लास्ट बिंबा जी भोसले, बिंबा जी भोसले। ये लोग को अलग अलग क्षेत्रों में शासन करने के लिए क्षेत्र दिया जाता है। नागपुर के क्षेत्र में ये लोग तीनों लोग शासन करेंगे, जानू, साबो और मुधो जी। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के एरिया को किसको मिलता है? बिंबाजी भोसले। लेकिन बिंबाजी भोसले को क्या बोले रहते हैं उसके पापा, जब वो जीवित रहते हैं? तो जब भी तुम छत्तीसगढ़ जाओगे तो प्रतिनिधि बनकर जाना, वहां रुक मत जाना। प्रतिनिधि मतलब वहां जाकर शासन करोगे तो वहां वहीं पर मत बस जाना, घर औधा, समझ रहे हो? घर भी आना है तुमको। नागपुर तुम्हारा घर है, छत्तीसगढ़ तुम्हारा घर नहीं है, ठीक है? तो याद रखना। अब ये कौन कौन से क्षेत्र को आप, ये तो हमारे वहां पढ़ते हैं, इसको आप लोग पढ़ोगे, भारत में पढ़ोगे। जानो जी को कौन सा क्षेत्र दिया जाता है करके पूछा जाता है, तो याद रखना इसको नागपुर क्षेत्र। जानो जी को कौन सा क्षेत्र दिया जाता है? नागपुर क्षेत्र शासन के लिए। साबो जी को याद रखना ये बरार, बरार क्षेत्र। मुधो जी को चांदा क्षेत्र, चांदा, चांदा, ठीक है, चांदा। और बिंबा जी भोसले को जी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ये क्लियर था इतना हमारा, ठीक है? इसके बाद किसके वंशज आगे बढ़ेंगे? क्या है बिंबा जी का बढ़ेगा? अब समझ आ गया? कब पढ़े हैं तेला? 3 दिन हो गए बताया, तेला नहीं जाना था। ये दे कोने कहा, सिंभाजी कोने कैसे, ये कैसे ना संभाजी कौन कैसे? हाथ खड़ा कर दो प्लीज। अरे तुम भारी फंसवार भैया, अब के फंसवार में जिंदगी में नहीं देखे मैं। चलो, मुधो जी के तीन लड़का, ठीक है? पहला रघु जी द्वितीय, रघु जी द्वितीय। इसके बाद चिमड़ा जी, चिमड़ा जी। इसके बाद ब्यांको जी, ये ठीक है। ये रघु जी द्वितीय को भी ना आप लोग को, ये चांदा क्षेत्र, जो चांदा मुधो जी है ना, ये अपने दादा का क्षेत्र को लेता है खुद और वही इधर ही शासन करता है, ठीक है? याद रखना, अपने पिताजी को ये चांदा क्षेत्र को ये शासन करने के लिए मिलता है, और ये लोग छत्तीसगढ़ आएंगे। हाँ, चिमड़ा जी और बैंको जी, ठीक है? फिर किसका वंशज आगे बढ़ेगा? रघु जी द्वितीय के वंशज आगे बढ़ेंगे, ठीक है? रघु जी द्वितीय के देखो, रघु जी द्वितीय के एक पुत्र और उसके एक पुत्र, इसके एक पुत्र क्या कहलाएगा? परसो जी या पुरुषो जी, ठीक है? ये हो जाएगा। और बैंको जी के पुत्र अप्पा जी भोसले, ठीक है? लेकिन हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा है? प्रत्यक्ष मराठा शासन, बिंबाजी भोसले। मैं कहूं जगह नहीं देखे बिंबाजी भोसले करके, कहूं जगह है बिंबाजी भोसले करके, कौन कहता है? हाँ, ठीक ठीक। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? प्रत्यक्ष मराठा शासन, ठीक है? प्रत्यक्ष मराठा शासन में कितने लोग शासन किए थे? याद किए थे? याद आ रहा होगा, ठीक है? तो देखो, पहला आएगा हमारा ये, इसके बाद चिमड़ा जी, तीसरा बैंको जी, और चौथा इसको नहीं के बराबर लिया जाता है, ठीक है? अप्पा। आप लोग का ना ये जो परसों जी को छोड़ देते हैं, मूलतः करके पूछा जाएगा ना, मूलतः तो 4 को ही लेना पड़ेगा, मूलतः 4। बिंबा जी, चिमड़ा जी, बैंको जी और अप्पा जी, ये 1-2 महीना आते हैं और भाग के चले जाते हैं। लेकिन ये नागपुर में रहकर शासन करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमारे ऐसा कोई ऐसा काम काज देखने को नहीं मिलता, इन लोग का मिलता है। ये भी पूरा 8-9 महीना तक रहता है, ये भी काम खत्म। मुख्य रूप से आप लोग का बिंबा जी का और बैंको जी का और अप्पा जी का, ये दोनों तो आप लोग का सुबह शासन करके करेंगे, ठीक है?
मेन आप लोग का जानना है आज हमारा बिंबाजी भोसले। तो आज हम लोग पूरा चर्चा करेंगे किसके बारे में, बिंबाजी भोसले के बारे में। आज हमारा पूरा चर्चा का विषय रहेगा बिंबाजी भोसले। ठीक है, तो चलो हमारा प्रत्यक्ष शासन में अब 4 लोग को पता चल गया। ठीक है, 4 से 5 शासन करेंगे। ठीक है, अप्रत्यक्ष शासन हमारा 1741 से 1757। ठीक है, अप्रत्यक्ष शासन हमारा कब से कब तक चला था, 1741 से 1757। अब हमारा शुरू होगा 1758 से 1787। ठीक है, बिंबाजी के भोसले का कार्यकाल है ये, जिसको हम लोग प्रत्यक्ष मराठा शासन का प्रारंभिक काल कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। तो हमारा प्रत्यक्ष मराठा शासन, प्रत्यक्ष मराठा शासन, ठीक है, कार्यकाल कब से कब तक रहेगा, 1757 से 1787 होगा। हाँ, 1758 से 1787। ठीक है, 1757 में हमारा 58 में मोहन सिंह की मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, मोहन सिंह की मृत्यु हो जाएगी, फिर तत्पश्चात आप लोग का प्रत्यक्ष मराठा शासन शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये तो प्रत्यक्ष मराठा शासन में 4-5 लोगों का नाम क्रम से लिख लोगे। ठीक है, पहला हो जाएगा हमारा बिंबाजी भोसले। बिंबाजी भोसले। दूसरा में जी चिमड़ा जी, चिमड़ा जी भोसले। तीसरा में बैंको जी भोसले, याद रखना है। चौथा में आप लोग याद रख सकते हो परसो जी को। ठीक है, परसो जी या पुरसो जी। और 5वां आप लोग का अप्पा साहेब लिखाता है, अप्पा राव साहेब लिखाता है, या अप्पा राव भोसले भी लिखाता है। ठीक है, ये तो इस प्रकार से आप लोग का प्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं। ठीक है, लेकिन ये लोग कुछ ऐसे समय आएंगे जो कि नागपुर भाग जाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला हेडिंग है आप लोग का बिंबाजी भोसले। ठीक, बिंबाजी भोसले। अब बिंबाजी भोसले के बारे में हमें जानकारी जानना है, बस लिखना मत, पहले समझो, पूरी कहानी समझो इसका। बिंबाजी भोसले का सबसे पहले कार्यकाल याद रखना है। सबसे पहले कार्यकाल 1758 से 1787। ठीक है, बिंबाजी का कार्यकाल पहले याद रखना है, 1758 से 1787 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। 1758 से 1787 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। अगर हम लोग बात करें इसके सबसे पहले हम लोग देखें तो इनके पापा रघु जी जो प्रथम थे, इन्होंने इसको एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए कहां भेजा गया था, छत्तीसगढ़ भेजा गया था। ठीक है, याद रखना, इनको कार्यकार करने के लिए देखो, ये हमारा रतनपुर एरिया, ये हमारा रायपुर एरिया, और ये नागपुर एरिया। ठीक है, नागपुर एरिया ये हो जाएगा आप लोग का नागपुर। ठीक है, और ये हो जाएगा आप लोग का रतनपुर, और ये हो जाएगा हमारा रायपुर। ठीक, तब नागपुर से बिंबाजी भोसले कहां जाएंगे, रतनपुर जाएंगे। ठीक है, रतनपुर जाएंगे। तो याद रखना, सबसे पहले बिंबाजी भोसले, बिंबाजी प्रतिनिधि के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में कहां आएंगे, छत्तीसगढ़ आते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ आते हैं, याद रखना। और डायरेक्ट वो स्वतंत्र रूप से, प्रत्यक्ष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में ही रहूंगा करके नहीं आए थे। एक प्रतिनिधि, मराठा के प्रतिनिधि बनकर के, मराठा शासक के प्रतिनिधि बनकर हमारे छत्तीसगढ़ शासन करने आए थे। तत्पश्चात
जब प्रतिनिधि बनकर आए तो अपनी राजधानी, ठीक है जी, अपनी राजधानी, ठीक है, अपनी राजधानी जो है राजधानी रतनपुर को बनाया। अपनी राजधानी किसको बनाया? रतनपुर को। नागपुर से कौन आते हैं? बिंबा जी। बिंबा जी आते हैं और अपनी राजधानी कहां बनाते हैं? रतनपुर को, ठीक है, रतनपुर को। लेकिन जैसे बिंबा जी हमारे छत्तीसगढ़ आएंगे तो उस समय कलचुरी दो भागों में विभाजित है। कितने भागों में? दो भागों में। तो दो भागों में विभाजित है, देखो, एक रतनपुर कलचुरी और दूसरा रायपुर कलचुरी। रतनपुर कलचुरी के शासक रहते थे उस समय पहले अप्रत्यक्ष में रघुनाथ सिंह, और रायपुर में देखा जाए तो आप लोगों का मोहन सिंह। लेकिन उससे पहले मोहन, कई किसी किताब में आप लोग को अमर सिंह मिलेगा और शिवराज मिलेगा, ठीक है। रियल में तो हमारा ये आप लोग का देखा जाए तो मोहन सिंह और रघुनाथ सिंह दोनों के दोनों हमारे रतनपुर कलचुरी के थे। हाँ, रतनपुर कलचुरी के थे, ठीक है। वो तो रायपुर से बुलाया गया, उसको हटा करके जब कुली नगीर और रघुनाथ सिंह और कुली नगीर के जब बीच में हाथापाई हो जाती है तो उसको पद से हटा करके मोहन सिंह को पदभार में संभाला जाता है ना भाई। अप्रत्यक्ष मराठा शासन में 1758 में, 1745 में, 1745 में जब उसकी मृत्यु हो जाती है रघुनाथ सिंह की, समझ लो। उससे भी पहले कुली नगीर कौन है? हाँ, मुखबिर के रूप में छोड़ा गया एक व्यक्ति रतनपुर में, ताकि तुम यहां पर रहो, हम लोग जा रहे हैं करके भास्करपन चला जाता है, ताकि वो लोग अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर सके। पार, ठीक है। रतनपुर की राजधानी बनाया। फिर इन्होंने प्रशासनिक कार्य करना शुरू किया, ठीक है जी। फिर यहां पर आते ही यहां पर यह प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र शासक अपने आप को घोषित करता है। जैसे ही वो छत्तीसगढ़ आया, छत्तीसगढ़ के हरा भरा माहौल को, प्राकृतिक प्रदेश को देख करके पूरा बिंबाजी भोसले जो है प्रभावित हो जाता है, ठीक है। बिंबाजी भोसले हमारे छत्तीसगढ़ में कल्याणकारी जनहित के लिए कार्य किया, न कि उन लोग के शोषण के लिए। इसीलिए बिंबाजी भोसले को हमारे छत्तीसगढ़ में देवता के समान पूजे जाते थे। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो पूरे रतनपुर के पूरे शासक लोग और उसमें जमींदार लोग और उसके जनता लोग, सब लोग वो हो गए थे, भावुक हो गए थे बहुत ज्यादा, ठीक है, जब उनकी मृत्यु होती है। तो राजधानी रतनपुर को बनाई, याद रखना। इसके बाद आप लोग इसमें प्रशासनिक कार्य के बारे में देखेंगे हम लोग। प्रशासनिक कार्य, तो प्रशासनिक कार्य में पहला कार्य क्या करता है, देखो तो। प्रशासनिक कार्य में सबसे पहले याद रखना, रतनपुर को राजधानी बनाया था, ठीक है। तो रतनपुर और रायपुर को दोनों को मिला करके क्या कर देगा? एकीकरण कर देगा। क्या कर देगा? रतनपुर और रायपुर को मिलाकर क्या कर देगा? एकीकरण। तो याद रखना, पहला कार्य में रतनपुर व रायपुर को क्या करता है जी? एकीकरण, ठीक है। रतनपुर और रायपुर को एकीकरण करता है, पहला काम, ठीक है। पहला काम क्या करता है? रतनपुर और रायपुर को एकीकरण करता है। इसके बाद याद रखना, दूसरा काम, रतनपुर में, उसकी राजधानी है रतनपुर में राम टेकरी के मंदिर का निर्माण करवाता है। क्या करता है? राम टेकरी मंदिर का निर्माण। तो दूसरा काम याद रखना इनका, दूसरा काम याद रखना जी, राम टेकरी मंदिर का निर्माण। राम टेकरी मंदिर, राम टेकरी मंदिर का निर्माण, ठीक है। राम टेकरी मंदिर का निर्माण करवाया। साथ ही साथ रतनपुर रायपुर अलग अलग है, ठीक है। रायपुर में उस समय, ठीक है, उससे पहले रायपुर कलचुरी के मध्यकाल में बात करेंगे तो रायपुर कलचुरी की एक शासक, ठीक है जी, रायपुर कलचुरी के एक शासक रहते हैं रामचंद्र देव। रामचंद्र देव के पुत्र रहते हैं ब्रह्मदेव। इसी ब्रह्मदेव के नाम पर रायपुर शहर को बसाया गया था। मध्यकालीन इतिहास में, मध्यकालीन हमारे छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में रायपुर कलचुरी और रतनपुर कलचुरी, रायपुर कलचुरी के एक राजा रहते हैं कौन? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव ने
अपने पुत्र ब्रह्मदेव के नाम पर रायपुर शहर बसाया था। ठीक है, रायपुर शहर किसके नाम पर बसाया गया? ब्रह्मदेव के नाम पर। कौन बसाया है? रामचंद्र देव ने। तो इसी रामचंद्र देव ने यहां पर एक मंदिर बनवाई थी। ठीक है जी, दूधाधारी मंदिर। दूधाधारी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था करके पूछा जाएगा, तो याद रखना रामचंद्र देव। दूधाधारी जो मठ है, एक मठ है ये मठ, ठीक है, मंदिर भी समझ लो, दूधाधारी मठ है, इसका निर्माण किसने करवाया? रामचंद्र देव ने। लेकिन जब ये शासन करने आए हमारे छत्तीसगढ़ में, कौन? बिंबाजी भोसले। तो बिंबाजी भोसले ने इस दूधाधारी मठ को ये देखा तो ये भग्न अवस्था में हो रहा था, अर्थात ये नष्ट हो रहे थे। तो नष्ट हो रहे थे तो उसको जीर्णोद्धार करवा दिया, फिर से उसको रिकंस्ट्रक्शन करवाया, मतलब दोबारा उसको बनवाया। तो याद रखना तीसरा काम में इसका याद रख लेना है आप लोग को। तीसरा काम की अगर बात करेंगे तो जीर्णोद्धार करवाया किसका जी? दूधाधारी मठ की जीर्णोद्धार किसने करवाया? बिंबाजी भोसले ने। ठीक है, जीर्णोद्धार करवाया, इस मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? बिंबाजी भोसले ने। बिंबाजी भोसले ने। ठीक है, बिंबाजी भोसले ने। ठीक, और 2 जमींदारी क्षेत्र प्रारंभ करवाई। 2 जमींदारी क्षेत्र प्रारंभ करवाई हमारे छत्तीसगढ़ में, एक राजनांदगांव क्षेत्र तरफ और राजनांदगांव के आधे हिस्से डोंगरगढ़ तरफ, जिसको खुज्जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 2 जमींदारी प्रथा 2 जमींदारी क्षेत्र का प्रारंभ किया। ठीक है, 2 जमींदारी क्षेत्र, राजनांदगांव और एक खुज्जी। तो याद रखना राजनांदगांव और खुज्जी। खुज्जी में जमींदारी प्रथा प्रारंभ किसने करवाया था? तो याद रखना राजनांदगांव और खुज्जी। राजनांदगांव और खुज्जी में 2 आप लोग का क्या करवाया जी? जमींदारी प्रथा, जमींदारी कार्य क्या करवाया? प्रारंभ करवाया। ठीक है, तो 2 जगह को जमींदारी क्षेत्र बनाया। कौन कौन सी जगह को? राजनांदगांव और खुज्जी। तो राजनांदगांव और खुज्जी को जमींदारी क्षेत्र बनाने वाला व्यक्ति कौन? हमारा बिंबाजी भोसले। ये सब इनके प्रशासनिक कार्य है, सब के सब इसके प्रशासनिक कार्य है। तो प्रशासनिक कार्य में सबसे पहले याद रखेंगे हम लोग रतनपुर रायपुर का एकीकरण। राजधानी कहां बनाई? रतनपुर। याद रखना राम टेकरी मंदिर का निर्माण बिंबाजी भोसले। दूधाधारी मठ के जीर्णोद्धार बिंबाजी भोसले। राजनांदगांव और खुज्जी को जमींदारी क्षेत्र का प्रारंभ करवाने वाले व्यक्ति बिंबाजी भोसले। क्लियर है? याद रखना है। जब बिंबाजी भोसले हमारे छत्तीसगढ़ आए, बिंबाजी भोसले जब छत्तीसगढ़ आए तो उस समय छत्तीसगढ़ी भाषा उनको समझ में नहीं आती थी ठीक से। ठीक है, लेकिन अपनी और नागपुर और महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। मराठी और मोढ़ी लिपि वो लोग प्रयोग करते थे। हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी है ना भाई। तो जैसे उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ आया, ठीक है, जैसे ही वह हमारे छत्तीसगढ़ आया तो याद रखना एक आप लोगों का देखा जाए तो प्रारंभ करवाया और मराठी भाषा और मोढ़ी लिपि प्रारंभ करवाया। ठीक है, किसी भी प्रशासनिक कार्य को कराने के लिए, प्रशासनिक कार्य तो अपने उसके साथ जैसी ही, अब ऐसी तो नहीं है कि मतलब बिंबाजी भोसले अकेले आए होंगे। बिंबाजी भोसले पूरे अपने सेना को लेकर हमारे छत्तीसगढ़ आए थे। पूरी उसके सेना, बड़े बड़े पदाधिकारी को बताऊंगा कौन कौन पदाधिकारी को लेकर हमारे छत्तीसगढ़ आए थे और उन लोग का क्या क्या काम था। पूजा अर्चना करने के लिए पंडित लाया था, भू राजस्व को देखने के लिए अलग से आप लोग का भू राजस्व वाला व्यक्ति लाया था, आप लोग को क्षेत्र को संभालने के लिए, पूरे गांव को संभालने के लिए अलग से व्यक्ति लाया था। तो सबके लिए अलग अलग प्रकार के क्या लाए थे? हाँ, अपने सेना लाए थे। ठीक है, प्रमुख पदाधिकारी व्यक्ति को लाए थे, साथ में अकेले नहीं आए थे, वो बहुत सारे जनता को लेकर आए थे। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा भी बोली जाती थी, आप लोग का मराठी भाषा भी, और कुछ कुछ हमारे अगल बगल में नागपुरी, उधर बिलासपुरी सब चलता था, है ना भाई। तब जब वो आया तो छत्तीसगढ़ में आया तो याद रखना इन्होंने, हमारे बिंबाजी भोसले ने, बिंबाजी भोसले
बिंबाजी भोसले ने यहां पर प्रशासनिक कार्य के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए कौन सी भाषा? भाषा मराठी, भाषा मराठी और लिपि मोढ़ी लिपि प्रारंभ करवाए। ठीक है, किसी भी प्रशासनिक कार्य को करने के लिए कौन सी भाषा? मराठी भाषा और लिपि को मोढ़ी लिपि यहां पर प्रारंभ करवाया गया। मोढ़ी एक प्रकार का उन लोग को लिखने की कला है, जैसे कि हम लोग जैसे कि अनारका को ऐसे लिखते हैं, तो वो लोग मोढ़ी लिपि में अनारका को ऐसे लिखते रहे होंगे। मतलब एक लिखने की अलग कला, एक अलग लिपि, ठीक है, वो मोढ़ी लिपि कहलाते थे, जिसको हमें इस प्रकार के कोई नॉलेज नहीं हमारे छत्तीसगढ़ में। हमारे छत्तीसगढ़ में केवल अब देवनागरी लिपि ही चलेगी, ठीक है, हिंदी के लिए। चलो, तो याद रखना ये प्रशासनिक कार्यों के लिए भाषा मराठी और लिपि क्या अपनाया गया? मोढ़ी। ठीक है, जब बिंबाजी भोसले यहां पर आए थे, यहाँ के लोगों के खुशहाली को देख करके, उनके रहन सहन को देख करके एक सांस्कृतिक कार्य भी प्रारंभ करवाया। वो सांस्कृतिक कार्य था प्रत्येक दशहरे के दिन स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण पत्र देने का प्रथा प्रारंभ करवाई। स्वर्ण पत्र, ठीक है, स्वर्ण पन्ने, जैसे कि हमारे भारत का सबसे बड़ा क्या है जी? भारत रत्न। भारत रत्न पीपल के पत्ते के जैसे दिया जाता है ना, सेम उसी प्रकार हमारे सांस्कृतिक कला को विकसित करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर याद आ गए, ठीक है, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करके, खैर छोड़ो। तो याद रखना बिंबाजी भोसले ने एक सांस्कृतिक कला प्रारंभ करवाई जिसका नाम था आप लोग का स्वर्ण पत्र, ठीक है, स्वर्ण पत्र प्रथा देने की प्रारंभ करवाई, जो कि छोटे से आप लोग का पीपल के पत्ते का टाइप सोने कलर का आप लोग का वो दिया जाता था, ठीक है, जिसमें आप लोग का इसमें जो व्यक्ति को मिलता था उसको सम्मान्य व्यक्ति माना जाता था, ठीक है, याद रखना। तो याद रखना सांस्कृतिक कला में क्या कार्य प्रारंभ करवाया? प्रत्येक दशहरा के दिन सांस्कृतिक कार्य में याद रखना, सांस्कृतिक कार्य, तो सांस्कृतिक कार्य में याद रखना है प्रत्येक दशहरा में, विजयदशमी बोले चाहे दशहरा बोले, समझ जाना, दशहरा में स्वर्ण के पन्ने, ठीक, में क्या है ये जी? प्रथा है ना, उपहार में देने की प्रथा चलाई। उपहार मतलब इनाम में, ठीक, उपहार देने की प्रथा चलाई, ठीक है। स्वर्ण के पन्ने प्रत्येक दशहरा में अच्छे अच्छे नागरिक को क्या देने की प्रथा चलाई? स्वर्ण के पन्ने पत्ते देने की क्या करवाए? पत्ता मतलब ये सोच सिंपल पत्ता मत समझना, सोने का वो लिख रहा हूं, सोने का, ठीक है, सोने के स्वर्ण के पन्ने में देने के उपहार प्रथा चलाई, ठीक है। ये फिर साथ ही साथ देखा जाए तो इसके मन में एक और उपज आता था, किसके? बिंबाजी के भोसले के मन में बहुत सारी उपज आती थी। क्या उपज आती थी? परगना, ठीक है। परगना को तो ये लागू नहीं कर पाया, लेकिन सबसे पहले परगना शब्द का प्रयोग और परगना का सूत्रधार हमारे छत्तीसगढ़ में किसको माना जाता है करके पूछा जाता है, बिंबाजी भोसले, ठीक है। लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, परगना के जन्मदाता कौन करके पूछा जाता है। जन्मदाता विट्ठल राव दिनकर, हमारे कौन है? महिपत राव दिनकर। विट्ठल राव दिनकर कौन है? सूबेदार है, ठीक है। तो दूसरा सूबेदार विट्ठल राव दिनकर को क्या माना जाता है? परगना के जन्मदाता माना जाता है। जबकि परगना के सूत्रधार पहली बार किसने लाया था करके पूछा जाता है, तो याद रखना बिंबाजी भोसले, ठीक है। बिंबाजी के भोसले के मन में पहले से ही ये बात आती है। परगना क्या है? परगना एक ऐसे हमारे क्षेत्र होता है जहां पर एक प्रमुख व्यक्ति को वहां पर नियुक्त करके शासन करवाया जाता है, ताकि इस प्रकार यहाँ पर अच्छे से शासन हो सके। जिस प्रकार परगना के मुख्य व्यक्ति को क्या कहते थे? कमोइजदार, ठीक है। परगना पद्धति में जो मुख्य प्रमुख होते थे, परगना के मुखिया को कमोइजदार कहते हैं, गांव में मुखिया को गौटिया कहते हैं ना, ठीक है। उसी प्रकार याद रखना हमारे परगना के मुखिया कौन था? प्रमुख कमोइजदार होते थे। तो याद रखना हमारे देखा जाए
तो बिंबाजी भोसले ने परगना शब्द का प्रयोग करके उसके सूत्रधार के रूप में उसके लाया था, लेकिन लागू नहीं कर पाया था। लागू किसने किया? विठल राव दिनकर। ठीक है, तो याद रखना परगना, परगना के सूत्रधार किसको माना जाता है? याद रखना सूत्रधार, परगना के सूत्रधार किसको माना जाता है जी? बिंबाजी भोसले। परगना के सूत्रधार किसको माना जाता है? बिंबाजी भोसले। तो बिंबाजी भोसले को माना जाता है। तत्पश्चात अगर देखें तो परगना के प्रमुख कौन है, किसको माना जाता है करके पूछा जाता है, तो याद रखना परगना के प्रमुख कमविजदार। कमविजदार, कमविजदार एक प्रमुख व्यक्ति होता है जी, जो परगना के देख रेख करते हैं, ये प्रमुख होते हैं। परगना के प्रमुख को क्या कहते हैं? कमविजदार कहते हैं। ठीक है, इसके प्रमुख को हम लोग कमविजदार कहते हैं। परगना अलग से, परगना क्षेत्र अलग आएगा ना, गौटिया क्षेत्र अलग आएगा, सबको बताऊंगा आगे आगे धीरे धीरे चल के प्रशासनिक कार्यों में। ठीक है, तो बिंबाजी भोसले की ये बात याद रखना है। क्लियर है? पहली बात क्या सीखे हम लोग? राजधानी। राजधानी कहां बनाई? रतनपुर। एकीकरण किसका किसका किया? राम टेकरी मंदिर का निर्माण करवाया। दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार करवाया। दूधाधारी मठ का निर्माण किसने करवाया? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव कौन था? रायपुर कलचुरी के शासक। रायपुर शहर किसने बसाया? रामचंद्र देव ने बसाया, लेकिन अपने पुत्र ब्रह्मदेव के नाम पर बसाया। ठीक है, आप लोग का ये स्वर्ण पत्र पढ़ने की जो देने की प्रथा किसने चलाई? बिंबाजी भोसले ने चलाई। ठीक है, परगना के सूत्रधार किसको माना जाता है? बिंबाजी भोसले। बिंबाजी भोसले का समय कब से कब तक रहा? 1758 से 1787। ठीक है, बिंबाजी भोसले के 3 पत्नियां। बिंबाजी भोसले के 3 पत्नियां, तो याद रखना बिंबाजी भोसले के 3 पत्नी याद रखना। ठीक है, इनके 3 पत्नी। बिंबाजी भोसले के 3 पत्नियां याद रखना। पहला याद रखना उमा देवी, उसके बाद दूसरा याद रखना रमाबाई या रमा देवी, और तीसरा याद रखना आनंदीबाई। ठीक है, आनंदीबाई। इसमें याद रखना बिंबाजी भोसले, बिंबाजी भोसले की मृत्यु 1787 में होती है। तो जैसे बिंबाजी भोसले की मृत्यु 1787 में होती है, तो उसके साथ में सती कौन हो जाती है? उमाबाई सती हो जाती है। ठीक है, हाँ वही छे, उमा देवी, उमाबाई, उमा देवी। ठीक है, तो याद रखना उमा देवी जो है उसके मृत्यु हो जाने से ये बेचारी व्यथा में क्या हो जाती है? इसके साथ ही साथ सती हो जाती है। ठीक है, सती। तो याद रखना रतनपुर में सती चौरा का निर्माण, सती चौरा का निर्माण हुआ है जी। सती चौरा का निर्माण कहां है? रतनपुर। रतनपुर में सती चौरा का निर्माण हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिंबाजी भोसले के मृत्यु के कार्यकाल में 1787 में ही उसके पहली पत्नी कौन? उमा देवी क्या हो जाती है? सती हो जाती है। और ये बेचारी टेंशन में रमाबाई वन गमन चली जाती है, जंगल चली जाती है। अब मैं क्या करिए, मोर घर मोर सुंदर हीरो नहीं है जाता भाई मोह खाद पे तो इंग रह रही है, भीख मांगा था। ठीक है, तो याद रखना रमाबाई। ये हो गया। आजकल के मन ककरो कछु हो जहिता नावा शादी होना चाहिए। मैं नहीं देखा दादा, मैं रतनपुर एक बार गया हाँ, लट पट कैसे कैसे था। हाँ, मैं नहीं देखा हूँ कहां पर है वो तो सती चौरा। वो बादल महल कहां पर से नहीं देखा हूं मैं? बादल महल, अरे बादल महल नहीं, अरे राजसिंह बनवा है रे। तो इतिहास नहीं पढ़े? मैडम कन पढ़ के बैठे सुने हन था नहीं पढ़ाई है, असने फंसा दे तेरे गौ के मन, तो याद नहीं है का ना? हाँ ठीक, चलो। और आनंदीबाई, ठीक है, आनंदीबाई याद रखना। आनंदीबाई, आनंदीबाई अब जैसे उसकी मृत्यु होगी तो अगला शासक के लिए कौन आते हैं? चिमड़ा जी। चिमड़ा जी कुछ समय के लिए कार्य करता है, उसके साथ अच्छा से बनता है आनंदीबाई का। लेकिन बेंको जी, ठीक है, कौन आते हैं? बेंको जी। अगला शासक आते हैं बेंको जी। ठीक है, बेंको जी है ना। चिमड़ा जी कुछ समय के लिए आते हैं, उसके बाद बेंको जी आते हैं। और हमारे बेंको जी सूबेदार की क्या करते हैं? नियुक्ति करता है, सुबह शासन का प्रारंभ करेगा। ठीक है, सुबह शासन हमारा 1788 से
1818 बेंकोजी का शासनकाल रहेगा वो। ठीक है, इसी सूबेदार का जब वो नियुक्ति करता है तो उसमें एक व्यक्ति और रहता है। प्रथम हमारा सूबेदार कौन रहता है? महिपत राव दिनकर। प्रथम हमारा सूबेदार महिपत राव दिनकर के साथ इसका संघर्ष, उसका लड़ाई झगड़ा हो जाता है आनंदीबाई पटेल का। ठीक है, और ये बेंकोजी के साथ भी संघर्ष हो जाता है आनंदीबाई पटेल का। सॉरी दादा, मैं तो हे का दे रहे राज्य उपराज्यपाल राज्यपाल इस आनंदीबाई है, पटेल वटेल नो है दादा। यह आनंदीबाई का संघर्ष हो जाता है बेंकोजी और महिपत राव दिनकर के साथ। ठीक है, फिर आगे कहानी उधर चलेगा, फिर सूबेदारी की प्रथा आएगी, तब तक के शासन करेगी आनंदीबाई। ठीक है, ये प्रमुख काम किसके बारे में? बिंबाजी भोसले के बारे में। ठीक है, छत्तीसगढ़ को मैं खत्म करना शुरू करूंगा तो 10 दिन में खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं तुम लोग को लिखवाता हूँ जान ताकि याद हो। समझ रहे हो? मेरे लिए खत्म करना बड़ी बात नहीं। कंप्यूटर 15 दिन का है, मेरे लिए खत्म कर दूंगा। मैं पढ़ा दूंगा तो क्या मतलब, बीच में जाकर गाली दोगे तो। ऐसे एक जन कौन गुरु जी है, मोटा मोटा कस दिखते, भद्दा सकल के, ऐसा पढ़ा के भाग गए, ऐसे बोलोगे, है ना भाई? तो हाँ, तो सच में मेरे मर्जी से पढ़ाता हूँ, स्पेशल पढ़ाता हूँ, जिसको अच्छा लगे ठीक, नहीं लगे हम क्या कर जाओ गोड़ हाथ धर के बैठे घर में, है ना? तो ये सारा काम था। अब इसको हम लोग 1 मिनट में रिवाइज करना चाहें तो सुनना, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसके साथ कौन कौन व्यक्ति आए थे उसको बताऊंगा ना, सुनना। मैं क्वेश्चन बस पूछ रहा हूं, 10 क्वेश्चन पूछूंगा, 10-15 क्वेश्चन, आप लोग उसके एग्जैक्ट सही उत्तर देते जाना। बिंबाजी भोसले का समय 1758 से 1787। राजधानी रतनपुर को बनाता है। भाषा मराठी, लिपि मोढ़ी लिपि। प्रशासनिक कार्य में रतनपुर और रायपुर का एकीकरण। एक बात और याद रखना, रतनपुर और रायपुर को एकीकरण किया, साथ में यहीं पर ना रतनपुर में एक नियमित न्यायालय बनवाया लोगों को न्याय देने के लिए। नियमित न्यायालय, ठीक है, याद रखना, नियमित न्यायालय का निर्माण। नियमित न्यायालय का निर्माण किसने करवाया करके पूछा जाता है रतनपुर में, तो रतनपुर में नियमित न्यायालय का निर्माण हमारे बिंबाजी भोसले ने करवाया। नियमित न्यायालय याद रखना, ठीक है। तो रतनपुर रायपुर को एकीकरण किया, साथ में वहां पर नियमित न्यायालय का भी निर्माण करवाया बिंबाजी भोसले ने, ठीक है, क्लियर। इसके बाद परगना पद्धति का सूत्रधार किसको माना जाता है? बिंबाजी भोसले। परगना पद्धति के और जन्मदाता किसको माना जाता है? विठल राव दिनकर, ठीक है। और परगना पद्धति के हमारे प्रमुख को क्या कहा जाता है? कमिश्नर कहा जाता है। यहां पर 2 जमींदारियां की शुरुआत की गई, राजनांदगांव और खुज्जी, राजनांदगांव और खुज्जी, ठीक। इसके बाद याद रखना है आप लोग को, सांस्कृतिक प्रथा। दशहरा में स्वर्ण पत्र से सम्मानित करने की परंपरा किसने प्रारंभ करवाया? बिंबाजी भोसले। याद रखना, दशहरा में स्वर्ण पत्र से सम्मानित करने की प्रथा बिंबाजी भोसले। नियमित स्थापत्य कार्य, रतनपुर में राम टेकरी का मंदिर किसने करवाया? बिंबाजी भोसले, ठीक। अब साथ ही साथ, अब इतना अच्छा काम करवाता था ये हमारे बिंबाजी भोसले, देखो कितना अच्छा काम करवा रहा है, कितना बढ़िया अच्छा चल रहा है छत्तीसगढ़ में। रतनपुर रायपुर को एकीकरण करके राम टेकरी मंदिर का निर्माण करवा के जमींदारी और नया जमींदारी क्षेत्र बनवा करके छत्तीसगढ़ का अच्छा से प्रशासनिक कर रहा है ना, प्रशासन बढ़िया कर रहे हैं। तो अगल बगल के जो जमींदार होते हैं उससे जलते हैं, ठीक है। अगल बगल के जमींदार किससे जलते हैं? बिंबाजी भोसले से, और उससे युद्ध करना चाहते हैं, विद्रोह करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, इसमें कई कौन कौन से जमींदारी क्षेत्र के राजा को, जमींदार को विद्रोह में दमन किया था करके पूछा जाता, ठीक है, पूछा जाता है। जैसे कि बात करेंगे, ठीक, अगर बात करेंगे, याद रखना ये खैरागढ़, क्या है जी? खैरागढ़। ये है कोरबा, ठीक है, कोरबा। और दुर्ग में एक धमधा मिलेगा, क्या मिलेगा? धमधा। तो ये 3 जमींदारी क्षेत्र, पहला क्या याद रखोगे? राय, कोरबा हो जाएगा, ये हो जाएगा। काला चिन्ह कर रहा था, देखत नहीं, ठीक। तीसरा
खैरागढ़ चिन्हा करा थैला एला कहा थे तो मोर बना रोज मिठाई लाया कर जाने हाँ रोज 170 रुपए का लाया कर तो याद रखना कोरबा धमधा और खैरागढ़ कोरबा धमधा और खैरागढ़ के जमींदार ठीक है इन तीनों जमींदार लोग क्या करते थे उनका विद्रोह करते थे तो विद्रोह करते थे तो इनके साथ संघर्ष हुआ युद्ध हुआ एक प्रकार से इन तीनों क्षेत्र के जमींदारों का दमन किसने किया था इन तीनों क्षेत्र के जमींदारियों का दमन हमारे बिंबाजी भोसले ने किया था ठीक है तो याद रखना तीनों जमींदारी क्षेत्र का दमन ठीक है बिंबाजी भोसले ने किया था द्वारा किए गए दमन किए गए दमन कौन कौन क्षेत्र में किया गया देख लो ठीक है कोरबा धमधा और खैरागढ़ जमींदारी क्षेत्र में यहां पर दमन के इन सब के जमींदारों को दमन के मतलब पराजय क्या हराया तुम लोग चीचा मत करो चुपचाप अपने क्षेत्र में शासन करो ज्यादा इधर हीरोगिरी करने का नहीं नार फांस के तो खत्म सीधा धमकी समझ रहे हो इन सब का क्या किया दमन किया तो याद रखना दमन अब जब बिंबाजी भोसले कहां आए थे हमारे छत्तीसगढ़ तो इनके साथ आने वाले पदाधिकारी कौन कौन आए और क्या क्या पद में थे हमारे छत्तीसगढ़ में इसको जानना है ठीक है चलो देखो कितना बज गया 9:02 अरे मैं मोर नोट सल देख घड़ी ली देख घड़ी दिनी तू मतलब पूछा तो मतलब ओकर तू मतलब पूछे का मतलब है कि तुम लेट थोड़ा होते ये मोर पूछे का मतलब है कि तुम नहीं जाना थे मोर घड़ी में दिखाते ये दे दिखाते वो दे दिखाते भाई गए पीपर भी नहीं ले रे पीपर भी नहीं नोहस महुआ खाइयास ये ठीक है तो देखो इनके साथ आने वाले पदाधिकारी नागपुर से छत्तीसगढ़ आने वाले पदाधिकारी तो नागपुर से छत्तीसगढ़ आने वाले पदाधिकारी किसके साथ बिंबाजी भोसले के साथ बिंबाजी भोसले के साथ तो बिंबाजी भोसले के साथ आने वाले नागपुर से छत्तीसगढ़ आने वाले पदाधिकारी अब नाम मैं लिख रहा हूं ठीक है पहला नाम था घोड़ो महादेव पहला क्या था जी घोड़ो महादेव आया पहला व्यक्ति उनके साथ आया था दूसरा कृष्ण भट्ट उपाध्याय लिख देता हूं उपाध्याय ठीक है तीसरा याद रखना कृष्णा जी मोहिते ये कृष्णा है वो कृष्ण है कृष्णा जी मोहिते चौथा याद रखना कादर खान अपो कादर खान मत समझना पांचवा नीलू पंत ये नीलू पंत कौन है आप लोग प्राचीन इतिहास पढ़ोगे तो पता चल जाएगा हमारे मध्यकालीन के समय दलपत देव के साथ होने वाले संघर्ष ठीक है काकतीय वंश के साथ नीलू पंत छठवा याद रखना माधोराम चंद्रवती माधोराम चंद्रवती ठीक है माधो राम चंद्रवती ये सब किसके साथ आए थे बिंबाजी भोसले के साथ तो बिंबाजी भोसले के साथ आएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि ये लोग केवल आएंगे खाएंगे चॉकलेट खाएंगे घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या ऐसा कुछ नहीं है ये लोग भी अपना अपना पदभार संभालेंगे तो क्या क्या पदभार संभालेंगे देखो तो घोड़ो महादेव क्या पद संभालेंगे तो घोड़ो महादेव पद संभालेंगे राज्य के व्यवस्थापक पूरे राज्य में क्या क्या चीज की जरूरत है तो राज्यों का व्यवस्थापक के रूप में राज्यों का व्यवस्थापक ठीक है राज्यों का व्यवस्थापक के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति कौन घोड़ो महादेव ठीक है
ये डीपली जा रहा हूं मैं ना जानबूझ के, इसको नहीं पढ़ते मैं छोड़ देता फिर भी चलता, लेकिन लिखोगे जानोगे पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे, और कुछ काम धंधा थोड़ना है। कृष्ण भट्टोपाध्याय में याद रखना राज पंडित का काम करता था ये तो उपाध्याय नाम दिख ही रहा है, ठीक है। तो राज पंडित था ये हमारे रतनपुर में, जब नागपुर से छत्तीसगढ़ आए थे। पंडित काम कौन करते थे? कृष्ण भट्टोपाध्याय। कृष्ण जी मोहिते, मोहिते मतलब मोहना, बातचीत से मोहना। तो याद रखना राजस्व विभाग, पैसा से मोहते हैं लोग, ये राजस्व विभाग देखते थे, राजस्व विभाग, ठीक है। राजस्व विभाग के प्रमुख, राज्य के व्यवस्थापक के प्रमुख घोड़ो महादेव, राज्य के पंडित जो हमारा पंडित होता था पूजा पुजारी करने का प्रमुख कृष्ण भट्टोपाध्याय, राजस्व विभाग का कृष्णा जी मोहिते। कादर खान क्या काम करते थे? देखो कादर खान, और कादर खान और नीलूपन दोनों क्या करेंगे? सेल्फ डिफेंस। चलो सेनापति थे, ठीक है। ये लोग क्या थे? सेनापति थे, ठीक है। कादर खान और नीलूपन सेनापति थे, और ये अकाउंटेंट था, लेखा विभाग देखता था, लेखापाल, ठीक है, लेखा विभाग देखता था। कौन टाइपिंग करा थे दादा का? गजब का पढ़ाते हो सर। और कल काई ऑनलाइन वाला काल काय मैसेज कर रही, कब वो आवाज नहीं आवा है, कब वो दे नहीं आवा है, कब वो नहीं कर रहा है। मैं धन्यवाद यार, थैंक यू वेरी मच फॉर रिकमेंड। तो अब थोड़ा सा बाल को सीधा करने में ना हीरो दिखना पड़ेगा ना मेरे को, अब मेरे तारीफ कर दिया, थोड़ा सा मानना पड़ेगा ना। हाँ, रात के 8 बजे डेली ऑनलाइन जुड़ा करो। अब डेली कंटिन्यू एमसीक्यू चलेगा जब तक ये आप लोग का एसआई का पेपर रहेगा, तब तक जो जो कमी बेसी है वहां पर कमी हो जाएगा एमसीक्यू में, ठीक है। 10 क्वेश्चन बताया हूं, लेकिन 10 क्वेश्चन में कितना फैक्ट बताया हूं पता है? कितना ज्यादा? वो फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही सबसे सार बन करके 10 एमसीक्यू निकला है। चलो, तो ये बात याद रखना है, ठीक है जी। बिंबाजी भोसले द्वारा किए गए दमन 3 क्षेत्र था, कोरबा, धमधा, खैरागढ़। धमधा दुर्ग क्षेत्र में, खैरागढ़ है, राजनांदगांव में था पहले, है ना ये। और ये 5-6 लोग जो पदाधिकारी ग्रुप में आए थे नागपुर से छत्तीसगढ़, घोड़ो महादेव राज्यों का व्यवस्थापक था, कृष्ण भट्टोपाध्याय क्या थे? राज पंडित, कृष्ण जी मोहिते राजस्व विभाग, कादर खान और नीलूपन सेनापति, मधु रामचंद्र जी लेखापाल, ठीक है। ये इस प्रकार से हमारा ये प्रत्यक्ष मराठा शासन, अकाउंटेंट पैसा धरे और येथील धर मोला दे, ओला का थे लेखापाल, ठीक है। अकाउंटेंट नहीं जाना तस, लेखापाल, ठीक है, याद रखना। और राजस्व विभाग जितना पैसा कहाँ जाएगा? राजस्व विभाग जमींदारी वाली जितना भी हिस्सा रहेगा, पैसा लेन देन टैक्स वैक्स कर वर्क कौन देखता था? कृष्णा जी मोहिते देखता था, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा आप लोग का क्या हो जाता है? बिंबाजी भोसले का शासन कार्य समाप्त हो जाता है। 1787 में मृत्यु हो जाता है ना। और उसमें पूरा गांव, पूरे रतनपुर क्षेत्र में पूरा मातम छाया रहता है, ठीक है। क्योंकि हमारे प्रशासनिक कार्य को देखो, जमींदारी क्षेत्र को देखो, बड़े बड़े लोग उसका जब विरोध करने आए तो उसका दमन भी कर देते थे। तुरंत ऑन द स्पॉट स्वतंत्र शासन किया है, ठीक है। अपने आप को जैसे ही छत्तीसगढ़ आता है ना, पहले प्रतिनिधि के रूप में आया रहता है, तो प्रतिनिधि के रूप में आया रहता है, तो यह स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित करता है कि मैं बिंबाजी भोसले, मैं छत्तीसगढ़ का स्वतंत्र शासक हूं, और मेरा मराठा शासक भोसले मैं यहीं पर रहकर मैं शासन करूंगा करके अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है वो, और दोबारा मैं नागपुर नहीं जाऊंगा करके नहीं जाता। वो तो बेचारा मर गया, ठीक है। 1755 में उसका देहांत हुआ, 14 फरवरी 1755, दैट्स वैलेंटाइन डे। 14 फरवरी मातृ पितृ दिवस, ब्लैक डे। दादा रे, सब नहीं जाना था कौन है ब्लैक डे, कौन है वैलेंटाइन डे, और कौन है माता पिता दिन थे, हमन तो जाना था।
जिंदगी में आज तक माता पिता आई लव यू मोर दई, आई लव यू मोर दादा कहे हा? कथास कब भू? आई लव यू दई, आई लव यू दादा, कथा कब भू? दादाल कहा ना तुम का बनी कहा था, और मौका हमको याद ही था, एक दोस्त चल लव यू रे मोर दोस्त, ये सब भाई कब अपन माता पिता भी कहे कर, देखे कत का खुश हो जाही। चल आज के लिए इतना ही।